आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा बाढ़ की स्थिति पर असम और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बात की। राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए पूर्ण केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, जिससे 21 जिलों में 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। भारतीय वायुसेना ने उत्तरी सिक्किम के चाटन में फंसे नागरिकों के पहले जत्थे को बचा लिया है। इधर अरुणाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न पुलिस सेवाओं में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की। भारत ने ब्राजील में 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक में समावेशी, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुष्टि की। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स का आज अहमदाबाद में अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी के लिए सामना होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में तेज बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। श्री मोदी ने प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता और समर्थन देने का आश्वासन दिया। असम में पिछले 24 घंटों में बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 1250 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और राज्य भर में 12,600 हेक्टेयर से अधिक फसल को नुकसान पहुंचा है। इधर अरुणाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश से सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत हुई है। विभाग ने बताया है कि अभी तक 3 राहत और बचाव शिविर बनाए गए हैं। इनमें 239 लोग रह रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 162 गांव प्रभावित हुए हैं। अपर सुबनसिरी जिले में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से सीपी से नीलिंग तक कई स्थानों पर सड़क अवरुद्ध हो गया है, जिसके कारण 17 से 18 गांव राज्य के बाकी हिस्सों से कट गए हैं। राज्य में 21 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। भारतीय वायुसेना ने मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित सिक्किम में बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने उत्तरी सिक्किम के चातेन में फंसे नागरिकों के लिए बचाव अभियान तेज किया। मांगेन में स्थिति का आकलन करने के लिए सिक्किम के मुख्य सचिव आर तेलांग के गैंगटॉक में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और सभी एजेंसियों को राहत कार्यों में पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया। इस बीच लाचुंग में फंसे सभी पर्यटकों को कल जिला प्रशासन ने सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण मांगन जिले में सड़क संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया है। बिहार में मौसम की मिलीजुली स्थिति है, जहां राज्य के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। वहीं दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आर के जड़ामणि ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा जारी रहेगी। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केंद्र ने पापुम-पारे, लोअर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, शी योमी, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, लोहित, अंजाव और चांगलांग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, लेपारादा, नामसाई, तिरप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रशासन द्वारा ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में नदी के आसपास वाले इलाकों से लकड़ियां आदि इकट्ठा करने एवं मछली पकड़ने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल, प्रांतीय सशस्त्र बल पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेवा देने वाले युवाओं को सेवा के बाद रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्ति हुए अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण प्रदान किए जाएंगे।
ब्राज़ील में आयोजित 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ने समावेशी, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल विकास के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने कल आयोजित बैठक के दौरान समावेशी और परिवर्तनकारी डिजिटल शासन के लिए वैश्विक बेंचमार्क के रूप में भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI को प्रस्तुत किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने निरंतर प्रयासों और आतंकवाद के खिलाफ सैद्धांतिक और दृढ़ रुख के अनुरूप 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विश्व के कई देशों का दौरा कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के अंतर्गत विदेशी नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभावशाली नीति विचारकों, मीडिया और प्रवासी भारतीयों से संपर्क कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इंडिया गठबंधन की आज नई दिल्ली में आयोजित बैठक के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया को बताया कि इस मामले को लेकर 16 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI मुख्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि राजस्व खुफिया निदेशालय राष्ट्रीय आर्थिक मोर्चे पर प्रमुख संरक्षक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा हिजब उल मुजाहिदीन के साथ कथित संलिप्तता को लेकर 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। ये कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत पुलिस कांस्टेबल मलिक इशफाक नसीर, स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक एजाज अहमद और सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर सहायक वसीम अहमद खान पर की गई है। ये अनुच्छेद राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जांच के बिना बर्खास्तगी की अनुमति देता है। तीनों आरोपी जेल में बंद है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पूरा राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में आज परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे को याद कर रहे हैं, जिन्होंने वर्ष 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अविश्वसनीय बहादुरी का प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने आज ये घोषणा की। श्री भूसे ने कहा है कि सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ साथ खेल शिक्षक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, NCC के कैडेट्स और स्काउट्स एंड गाइड्स प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस निर्णय का उद्देश्य देश के प्रति प्रेम भावना को बढ़ावा देना और नियमित व्यायाम तथा अनुशासन की आदत डालना है। इससे विद्यार्थियों के जीवन भर लाभ होगा। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य की मौजूदा स्कूली खेल और युवा संगठनों के अलावा लगभग 2.5 लाख पूर्व सैनिकों को शामिल किया जाएगा। ये पहल पूरे महाराष्ट्र में स्कूली पाठ्यक्रम में शारीरिक और मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में अनूठा प्रयास है। नेपाल के रक्षा मंत्री मनबीर राय ने विश्वास व्यक्त किया है कि नेपाल भारत संयुक्त कंचनजंगा पर्वतारोहण अभियान दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा। अभियान दल के सदस्यों ने नेपाल की सेना के मुख्यालय में रक्षा मंत्री तथा थल सेना अध्यक्ष निर्मल थापा को अभियान का झंडा सौंपा। इस दल ने नेपाल की सेना के 10 तथा भारतीय सेना की 5 जवान शामिल है। इस दल ने 19 तथा 20 मई को कंचनजंगा पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। पहली बार नेपाल की सेना तथा भारतीय सेना के संयुक्त दल ने कंचनजंगा पर्वत पर संयुक्त पर्वतारोहण अभियान चलाया। 3 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खिताबी मुकाबला होगा। दोनों टीमें अपना पहला IPL खिताब जीतने के लिए मैदान पर उतरेंगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और नीरज चोपड़ा क्लासिक भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन 5 जुलाई को बेंगलुरु के श्रीकांत स्टेडियम में होगा, जिसमें नीरज चोपड़ा भाग लेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।